वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज हम देखेंगे कि कौन से पैरामीटर हैं जिनको चेंज करने से ऑप्टिमाइजेशन में आपको आसानी होगी और आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ये काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, और क्योंकि जो रिसेंटली ऑप्टिमाइजेशन वाली वीडियो थी वो डिलीट हो गई पता नहीं किस रीज़न से, तो मैंने सोचा कि एक तो उस वीडियो को दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, और प्लस ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ें मज़ीद बताऊँगा जो ऑप्टिमाइजेशन में आपको बेहतर रिजल्ट्स दे पाएंगी। क्योंकि विद द टाइम मैं खुद भी सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे जैसे मैं खुद ऑप्टिमाइजेशन रन करता हूँ तो मुझे मज़ीद चीज़ें समझ आती हैं, जिनसे मुझे लगता है कि मज़ीद हम रिजल्ट्स पहले से भी बेहतर जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगी। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है, स्टिल आप कोशिश करें कि ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो पिछली वीडियो में इंक्लूडेड नहीं थी। तो सबसे पहली चीज़, जो 3-4 मेजर आपके पैरामीटर्स हैं, उनमें से ये 3 पैरामीटर्स, मिनिमम मैक्सिमम का और मिनिमम डिस्टेंस चेक फॉर जोन का और ये टाइम फ्रेम का जो जो आपका पैरामीटर है, ये 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा आपको आप समझे कि फ़र्क पड़ता है आपकी ऑप्टिमाइजेशन पे, जिससे सबसे ज़्यादा रिजल्ट चेंज होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है मेनली फोकस इन 4 पे करना है। और अब मैं इनमें कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी। एक तो ये है कि आपने सिंपली समझना है, जो मैंने एक रिसेंट वीडियो में भी चीज़ बताई थी, कि जब आपका जोन साइज बहुत छोटा होता है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग की बढ़ जाती है। यानी जो आपका विन रेट होगा, नेट जो आपका आ रहा होगा एट द एंड, जो रिजल्ट जनरेट हो रहा होगा वो बेहतर आ रहा होगा। लेकिन उसमें ये होगा कि अगर इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो क्योंकि एक छोटे जोन पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई भी होगी तो आपका लॉट साइज बड़ा होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट मार्केट चली जाती है, तो क्योंकि लॉट साइज बड़ा होगा, क्योंकि जोन छोटा है, तो उसमें आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपका जोन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आपका विन रेट कंपैरेटिवली कम आएगा। लेकिन ये कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो वो बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं करेगी, क्योंकि जोन बड़ा होने की वजह से आपकी लॉट साइज जो है वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रोल मेनली आता है वो मिनिमम मैक्सिमम जोन का आता है और टाइम फ्रेम का आता है। इसको मैं बता दूं कि किस तरह से आप अल्टर करके बेहतर रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली यानी ये जो सारी मैंने चीज़ आपको बताई है, इसको कहने का मतलब ये है कि आपने एक तरह का बैलेंस फाइंड आउट करना होता है, जहाँ पे आपका जोन साइज बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो, एक दरमियाना जोन साइज हो। उससे ये होता है कि आपकी एक ऑप्टिमम, आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्रेड है खास तौर पे, जो रिकवरी ट्रेड नहीं थी, जो आपकी नॉर्मल ट्रेड है, वो उसमें ताकि आपका एक ऑप्टिमम लॉट साइज रहे। बहुत बड़ा लॉट साइज भी ना हो और बहुत छोटा लॉट साइज भी ना हो कि टारगेट तक पहुंचने में ही बहुत टाइम लग जाए, या रिकवरी अगर चलती है तो फिर वो कई दिनों तक चलती रहे, वो वाला सिनारियो भी ना हो। तो दोनों से बचने के लिए आपने करना ये कि आपने कोशिश करनी एक बैलेंस फाइंड आउट करना है। यानी जो मिनिमम जोन है उसका भी आपने एक अच्छा क्राइटेरिया सेट करना है, और जो मैक्सिमम जोन है उसका भी अच्छा क्राइटेरिया सेट करना है, ताकि आपका जोन बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो बहुत बड़े लॉसेस होने लग पड़े। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो ये कि आपने ये समझना है कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हमने दिया होता है, या जो ऊपर हमने टाइम फ्रेम रखा होता है यहाँ पे इसका चार्ट का, इसमें आपकी कैंडल अगर बन रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जोन बनता है, तो क्या होगा कि मार्केट अगर इसके अगेंस्ट जाती है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने रखी हुई है, आपने जोन रखा हुआ है 1 आवर का, ठीक है जी, जो आपकी सेट फाइल है उसमें, और आपने ऊपर जो चार्ट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है 4 आवर पे। अब होगा क्या इन केस मार्केट जोन को ब्रीच कर जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लें कि इस कैंडल की जो लो है इस पे आपका इस तक जोन था, आप कंसिडर कर लें। अब इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है और नीचे चली जाती है, जैसे ही 1 आवर की कैंडल, क्योंकि हमने सेट फाइल में 1 आवर सेलेक्ट किया हुआ है, तो होगा क्या, चार्ट तो आपका 4 आवर का है, लेकिन अगर 1 आवर की कैंडल आपके अगेंस्ट क्लोज हो जाती है, यानी ब्रीच करके इसके बाहर क्लोज हो जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस वहां पर प्लेस हो जाएगा, और अगर वो ट्रिगर होता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम रखना है, स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग प्लेस होगा। अगर यहाँ पे मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ 8 आवर्स फॉर एग्जाम्पल, तो जब इस जोन के बाहर 8 आवर्स की कैंडल क्लोज होगी, जो कि काफी देर बाद होगी, तो उसके बाद जाके आपका स्टॉप लॉस है। यानी जितना हम यहाँ पे टाइम ज्यादा रखेंगे, उतनी देर बाद, यानी उतनी बड़ी कैंडल के बाद, 1 डे की आप रख सकते हैं, 12 आवर्स की रख सकते हैं, 4 आवर्स की रख सकते हैं, जो भी आप रखेंगे उतनी देर बाद आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि इवन अगर आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे जोन साइज रख दिया है, जिस तरह से यहाँ पे 110 का है, जो कि एक ऑप्टिमम जोन साइज है, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। अगर आपने ये जोन साइज रख दिया मिनिमम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 110 या 20 पॉइंट्स का जोन बन जाता है और वो आपके अगेंस्ट चली जाती है मार्केट, जोन ब्रीच हो जाता है,
तो अगर यहाँ पे आपने 1 आवर का सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर तो कुछ ही देर बाद जोन ब्रीच होने के बाद आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम फ्रेम रखती है तो फिर क्या होगा कि बहुत देर बाद जोन ब्रीच होने के बाद आपकी ट्रेड क्लोज होगी। अब यहाँ पे आपने बेशक जोन अच्छा रखा हुआ है, यानी 110 पे का ऑप्टिमम जोन आपने जोन साइज सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन स्टिल क्या होगा, क्योंकि ट्रेड ट्रेड बहुत देर बाद क्लोज हो रही है तो आपका हो सकता है कि लॉस फर्स्ट ट्रेड में ही बहुत बड़ा हो जाए, और फिर वो आपको पता है जब रिकवरी पहली बड़ी ओपन होगी तो फिर वो कंपाइल होने लग पड़ेंगे लॉसेस, और आपके लॉसेस बड़े होने लग पड़ेंगे। तो बैलेंस फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे ऊपर 4 आवर का रखा है तो कोशिश करें कि इस जो चार्ट का टाइम फ्रेम है इससे बहुत बड़ा ना हो ये वाला टाइम फ्रेम। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए कि इससे विन रेट तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो वो बहुत देर बाद क्लोज होगी। उसमें दोनों सिनारियों से बाद दफा आपकी फेवर में भी चीज़ें चली जाती है, लेकिन अगर फर्स्ट ट्रेड में ये चीज़ हो जाती है और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो फिर वो रिकवरी आगे कंपाइल होती जाएगी, उसके लॉसेस पाइल अप होते जाएंगे और आपकी एक बड़ा आपका लॉस हो जाएगा। और वो रिकवर होगा या नहीं होगा ये तो अलग बात है, उससे रिकवर हो भी जाए, लेकिन ये कि फर्स्ट ट्रेड आपने कोशिश करनी है, आपने इस तरह का बैलेंस रखना है अपनी ऑप्टिमाइजेशन में कि ताकि आपका फर्स्ट लॉस बड़ा ना हो। यानी क्या करना है, ऊपर 6 आवर की अगर आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है तो आपने कोशिश करना है मैक्सिमम, अगर आपका क्लोजिंग टाइम 8 आवर है यानी उससे थोड़ा बहुत ही बढ़ो, जो आपने चार्ट रखा हुआ है उससे थोड़ा बहुत बढ़ो, या उससे नीचे भी हो जाए तो और बेहतर है। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर आप यहाँ पे जोन साइज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 4 आवर कर लिया है, मैं कर लेता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी अगर 2 आवर्स के बाद क्लोज हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे आपने देखना है कि इन केस अगर आप ये रख रहे हैं 2 आवर्स, तो जब आप बैक टेस्ट रन करते हैं तो आपका विन रेट क्या आ रहा है। अब 4 आवर को जब भी आप 4 आवर के साथ करेंगे या 3 आवर को जब भी आप 3 आवर यानी सिमिलर जोन सॉरी टाइम फ्रेम को जब आप क्लिक करेंगे इसमें सेट फाइल में भी और ऊपर आपकी जो चार्ट में टाइम फ्रेम है, जब भी आपका सेम होगा तो आपका विन रेट अराउंड 67-68% आएगा। अगर आप देखते हैं कि जी यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम रखने से आपका विन रेट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, यानी वो हो रहा है 62% पे आ गया है यहाँ पे, छोटा अगर टाइम फ्रेम आपने रखा है तो। अगर तो आपने बहुत ही छोटा रखा है, जैसे से यहाँ पे अगर ऊपर 3 आवर कर देता हूँ, यहाँ पे 1 आवर कर दूँ, तो फिर तो डेफिनेटली इसमें डैमेज होना है। फिर अगर 3-4% का डैमेज हो भी जाता है तो उतना इशू नहीं है, बशर्ते कि ओवरऑल उस सेट फाइल के रिजल्ट अच्छे आ रहे हों। स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही हो चार्ट के अंदर, जिस तरह से ये आपका और $1 वाली सेट फाइल का आपका चार्ट है वो बड़ा स्टेबल चार्ट है, और आपके रिजल्ट्स भी उसी तरह के हैं। आप मार्केट में देखते हैं कि बहुत स्टेबल रिजल्ट्स हैं। उसकी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको आगे बता दूँ। प्लस ये है कि आपने देखना है कि अगर आपने यहाँ पे अगर तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे 67 से वो कम होकर 64-65 पे आ गए, तो ये 2-3% का डैमेज है, ये इतना बड़ा डैमेज नहीं है। और अगर आप देखते हैं कि आपने बहुत बड़ा यहाँ पे रख दिया टाइम फ्रेम और आप देखते हैं कि विन रेट तो बढ़ गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो आपकी सेट फाइल है उसमें बार बार ड्रा डाउन आ रही हैं, बेशक उसकी इक्विटी कर ऊपर ही जा रही है, लेकिन जो ड्रा डाउन हैं वो हर साल में 1-2 मरतबा ड्रा डाउन आ रहा है। तो उस तरह की सेट फाइल को भी आपने अवॉइड करना है। ये नहीं करना कि बेशक मिसाल के तौर पे कभी कभी आपके पास सेट फाइल ऐसी निकल कर आएंगी जिनका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा, यानी $500 का ड्रा डाउन हो सकता है, जो प्रॉफिट है वो 6,000 को 7,000 को, यानी 1200%, 13%, 1300%, 800%, 1000%, इस तरह का रिटर्न आपको नजर आ रहा हो। लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि उसमें हर साल में 1-2 मरतबा बड़े ड्रा डाउन आए हैं। तो इस तरह की सेट फाइल को भी आपने अवॉइड करना है, बेशक उसमें रिटर्न ज़्यादा हो। अब यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि आपने अपने हिसाब से रिस्क एपिटाइट के हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट करनी है। मैं अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बेशक रिटर्न थोड़े कम हो जाएं। अब हर बंदे की अपनी चॉइस है, कई बंदे कोशिश करते हैं कि जी हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, बेशक हम रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, हम स्टेबिलिटी हमारा टारगेट नहीं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ये उसूल है कि आप थोड़ा खाएं लेकिन लंबे अरसे के लिए खाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन सेट फाइल्स को चूज़ करें जिनमें बेशक रिटर्न कंपैरेटिवली कम हो, यानी नंबर ऑफ ट्रेड्स बेशक कम हो, रिटर्न जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो बेशक कम हो, लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगी। अब आपने देखा होगा कि जितनी सेट फाइल्स मैंने जनरेट की हैं, जो भी मैंने ग्रुप में शेयर की हैं, उनमें नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है, यानी बहुत बड़े नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं है। एवरेज अब मिसाल के तौर पे यही ऑस्ट्रेलियन वाली के ले लें या एनजेडी का मैंने रिसेंटली दिया है, उसमें टोटल 900 प्लस कुछ ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको डिवाइड करते हैं मंथली तो वो 12-13 ट्रेड्स बनती हैं। अब उसमें हो सकता है कई मंथ्स हैं जिस जो इस तरह का भी मंथ था, क्योंकि एक तो फर्स्ट मंथ था, इतने जोन्स भी नहीं प्रिंट हुए थे, वैसे भी ये कंपैरेटिवली स्लो मंथ था उस सेट वाले के लिए, तो सिर्फ मेरे ख्याल में कुछ और ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। ठीक है जी। तो इस तरह के मंथ्स आएंगे बीच में, क्योंकि ओवरऑल उसकी एवरेज 12-13 की है तो कई मंथ्स आ जाएंगे जिसमें सिर्फ 4-5 ट्रेड्स होंगी, कई मंथ आएंगे जिसमें 15-20 तक भी चली जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं होंगी। पर मेन चीज़ क्या है, वो स्टेबल बहुत ज़्यादा होगी उसके रिजल्ट्स।
उसमें बहुत ज़्यादा बार बार ड्रॉडाउन नहीं आ रही होंगी। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशो भी उसका ठीक है, कम नहीं है, मतलब वो ठीक ठाक रिस्क रिवार्ड रेशो उसका। लेकिन कई लोग बहुत हाई रिटर्न्स को टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी को नहीं देखते। मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव और मैं इसे मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर है बनस्पत इसके कि आपके बड़े ड्रॉडाउन बार बार आ रहे हो और रिटर्न ज़्यादा हो। मैं वो चीज़ कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करता। अब तो एक एक तो चीज़ ये आपकी समझ में आ गई कि एक तो ये है कि आपने ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, ये इस हिसाब से सेलेक्ट करना है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो बहुत लंबा टाइम भी आपके अगेंस्ट में जाती रहे, और बहुत थोड़ा टाइम भी ना हो कि आपका विन रेट बहुत ज़्यादा डैमेज, यानी बहुत थोड़ा टाइम फ्रेम के बाद अगर आप 4 आवर को 1 आवर के साथ कर देंगे तो उसमें चांसेस है कि आपका जो विन रेट है वो डैमेज हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम फ्रेम भी रखने से सेट फाइल में और स्टेबल सेट फाइल आपको नजर आ रही है, तो बहुत अच्छी सेट फाइल है, जिसमें अगर आप चार्ट का टाइम फ्रेम बड़ा रखते हैं और सेट फाइल का टाइम फ्रेम छोटा रखते हैं, उसके बावजूद विन रेट ठीक आ रहा है, 65, 64, 63, 67 यहाँ पर ही आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी सेट फाइल है। अगर आप यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम रखा है और यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम रखा और आपका विन रेट डैमेज हो रहा है और आपको बड़ी बड़ी जो है वो ड्रॉडाउन नजर आ रही है, तो वो सेट फाइल अच्छी नहीं है। प्लस ये कि अगर आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम बड़ा रख दिया है 4 टाइम फ्रेम से, तो आप देखते हैं कि विन रेट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ, तो फिर भी वो सेट फाइल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम रख रहे हैं यहाँ पे, तो आपने कोशिश करनी है वो वाली सेट फाइल चूज करनी है जिसका फिर एटलीस्ट, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं, आपके अगेंस्ट मार्केट ज़्यादा टाइम के लिए जा रही है, ज़्यादा टाइम आपके अगेंस्ट, यानी अगर आपकी जोन ब्रीच होता है तो बहुत टाइम बाद आपका स्टॉप लॉस प्लेस होता है। अगर इस तरह के सिनारियो में आपका विन रेट बढ़ नहीं रहा, तो वो भी सेट फाइल आपने कोशिश करनी है, चूज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी, आपने सेट फाइल सेट इस हिसाब से की कि यहाँ पे अगर आप इस ये रिस्क ले रहे हैं तो आपका विन रेट बढ़ना चाहिए, 70% के अराउंड अबाउट आपका विन रेट होना चाहिए यहाँ पे, अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो चार्ट के टाइम फ्रेम से। तो अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर वो भी सेट फाइल आपने सेलेक्ट नहीं करनी। ठीक है। प्लस ये है कि अब आते हैं मिनिमम जोन और मैक्सिमम जोन। अब मिनिमम जोन में ये है कि अगर आपका जोन बहुत छोटा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कर देता हूँ जोन साइज 50, तो उसमें बार बार मेरे जोन तो ज़्यादा बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि मैंने मिनिमम जोन साइज का क्राइटेरिया से रख दिया कि छोटा सा जोन भी बनेगा तो वो चार्ट पर प्रिंट हो जाएगा और उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। जोन्स भी ज़्यादा बन रहे होंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा होंगे, लेकिन मसला क्या आएगा, अगेन वही कि जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो वो आपके अगेंस्ट जाती रहेगी। अब आप इसमें दो सिनारियो कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि यहाँ तो आप यहाँ पे आप बेशक जोन साइज छोटा रखें, प्लस क्या कर दें, जो ये जो टाइम फ्रेम है इसको भी साथ छोटा कर दें, यानी जोन साइज छोटा है लेकिन अगर आपके पास मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो वो कम टाइम के लिए जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि कम जोन साइज के साथ भी अगर अब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो वो कम टाइम, थोड़े टाइम के बाद ही क्लोज हो जाएगी ट्रेड। इसमें यह है कि अगेन वही चीज़ होगी कि आपका जो विन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो थोड़े टाइम के लिए जाएगी। प्लस ये है कि बहुत बड़े लॉसेस फर्स्ट एक दो ट्रेड्स में ही नहीं होंगे। ठीक है। प्लस ये क्या क्या कर सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो सेट फाइल रखी हुई है इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, हमने दोनों 3 आवर्स की हुई है टाइम फ्रेम। अब H3 के साथ दोनों में हमारा विन रेट आ रहा है 70% के अराउंड, मेरे ख्याल में बैक टेस्ट में शायद कोई इतना ही है, यानी 67 से ऊपर है, तो ये बहुत अच्छा है। 67 हमारा बेंच मार्क है, उससे ऊपर विन रेट आ रहा है, ऑल दो कि हमने दोनों टाइम फ्रेम सेम रखे हैं, तो 67% आना चाहिए। लेकिन अगर 67 से ऊपर आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक तरह का 2-3% का आपको एज निकला है मार्केट में, यानी जो रेंडमनेस है उससे आप बाहर निकला है, एक एज आपका डेवलप हो गया। तो ये अगर सिनारियो हो रहा हो जहाँ पे आपका टाइम फ्रेम सेम हो या टाइम फ्रेम एक बड़ा हो और यहाँ पे सेट फाइल का छोटा हो, उसके बावजूद विन रेट ऊपर आ रहा है 67% या से ऊपर आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी सेट फाइल है। क्यों? क्योंकि वो एक 2% का आपको एक्स्ट्रा एज दे रही है, 2-3% आपकी जो ट्रेड्स हैं वो नॉर्मल ट्रेड, यानी एक नॉर्मल सेट फाइल से ज़्यादा आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, तो उसमें स्टेबिलिटी अगेन ज़्यादा आ जाएगी। तो आपने ये जोन साइज भी कोशिश करनी है उस हिसाब से रखना है। अगर आप जोन साइज छोटा सेलेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करें कि ये वाला टाइम फ्रेम फिर बहुत बड़ा ना हो, ये वाला। क्यों? क्योंकि अगर जोन साइज भी छोटा है और ये वाला टाइम फ्रेम आपका बहुत बड़ा हो गया, तो फिर क्या होगा, मार्केट बहुत अगेंस्ट जाके आपको क्लोज होगी और फिर आपका हो सकता है पीछे बैक टेस्ट में उसके रिजल्ट्स भी स्टेबल हो, लेकिन जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी आपकी बार बार रिकवरीज तो खैर होंगी, लेकिन बड़ी बड़ी रिकवरीज होंगी, छोटी रिकवरीज नहीं होंगी। हो सकता है मार्केट बार बार आप लॉसेस रिकवर भी कर जाए, लेकिन हर बार लॉस आपका बड़ा होगा तो वो मेंटली आपको टॉर्चर मिलता रहेगा कि दो ट्रेड जाती हैं और अकाउंट 20-30% ड्रॉडाउन में चला जाता है। हो सकता है वो पिछले पूरे बैक टेस्ट में 40% 50% ज़्यादा ड्रॉडाउन में न गई हो सेट फाइल, लेकिन ये कि जब भी ड्रॉडाउन में जाएगी, बड़े ड्रॉडाउन होंगे तो आपको मेंटली वो टॉर्चर देती रहेगी, आपको बार बार ये इस यानी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा कि बड़ी रिकवरीज बार बार ओपन हो रही होंगी, तो टेंशन रहती है डेफिनेटली एक बंदे को। ये कि आपने अगर यहाँ अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिंपल फार्मूला रखा हुआ है।
मैं अपनी सेट फाइल में जितनी भी सेट फाइल मैंने अभी तक जनरेट की, मेरी कोशिश रहती है किसी का भी मिनिमम जोन साइज बहुत जो है वो छोटा ना हो। अभी मैंने वैसे तो सेट फाइल ज़्यादा जनरेट की हैं, लेकिन पर्सनली जो मैं सेट फाइल जनरेट कर रहा हूँ उन सॉरी जो यूज़ कर रहा हूँ उनमें से किसी भी सेट फाइल का जोन मिनिमम जोन साइज 100 से नीचे नहीं है। प्लस ये है कि जितनी भी सेट फाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी का भी ये सिनारियो नहीं है कि ये वाला टाइम फ्रेम छोटा हो और ये वाला टाइम फ्रेम बड़ा हो। ये मैंने नहीं किया हुआ। जितनी भी सेट फाइल इस्तेमाल करूँ, मैक्सिमम ये हुआ कि ये दोनों टाइम फ्रेम्स इक्वल हैं। ये नहीं हुआ कि ये ये वाला जो टाइम फ्रेम है बड़ा हो और ये छोटा हो। ये मैंने नहीं किया हुआ। इससे क्या है, ट्रेड्स कंपैरेटिवली मुझे कम मिलती हैं। कंपैरेटिवली देखो, अब ये मंथ मेरा बहुत स्लो गया क्योंकि मैं मार्केट बिल्कुल यानी एक साइडवेज मूव में थी। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर का चार्ट आपको सामने नजर आ रहा है। ठीक है, तकरीबन बाकी चार्ट्स की भी अब ये महीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा है। तो जोन साइज उस तरह से यानी आप कह सकते हैं कि प्रिंट ही नहीं हुए। क्योंकि ये मेरा पुराना अकाउंट है जो लगा हुआ, जो पहले की ट्रेड आपको नजर आ रही है। रिसेंटली मैंने अकाउंट स्विच किए तो इसमें ट्रेड्स लगी हैं, इसमें भी, लेकिन बहुत थोड़ी ट्रेड्स थी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा महीना आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट साइडवेज थी। तो मेरा क्योंकि मिनिमम जोन साइज का 100 का क्राइटेरिया है, तो उस लेवल के जोन्स बन ही नहीं पाए जो उस क्राइटेरिया में फिट आते। तो इस तरह की उसमें अब होता क्या है, जब मार्केट बहुत लो वोलेटिलिटी में होती है ना, तो मेरे जोन साइजेस यानी उसमें फिट नहीं आते। तो बहुत लो वोलेटिलिटी वाली टाइम में भी मेरी ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती। प्लस ये होता है क्योंकि मैंने मैक्सिमम का भी रखा है, तो बहुत बहुत हाई वोलेटिलिटी वाली एवरेज जब भी वोलेटिलिटी रहती है उसमें मेरी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट होती है। और उसमें फ़ायदा ये होता है एवरेज वोलेटिलिटी वाले टाइम में, जब आपका जोन साइज बहुत बड़ा भी नहीं होता और बहुत छोटा भी नहीं होता, कि एक तो मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको पहले ही पता है कि मैं 15-20 से ऊपर वाली सेट फाइल कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा जिसकी महीने की ट्रेड्स 20 से ऊपर हो। तो उसका ये एक तो फ़ायदा है मुझे कि जब भी वोलेटिलिटी वाला टाइम आता है तो उसमें मेरी ट्रेड्स थोड़ी होती हैं। उससे क्या होता है कि वोलेटिलिटी वाले टाइम में भी मेरी सेट फाइल सर्वाइव कर जाती है। बात समझ रहे हैं? अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हों, जिस तरह से मिसाल के तौर पे कोई सेट फाइल निकल आती है उसके 1500 ट्रेड्स हैं पिछले 5-6 साल में, या 2000 ट्रेड्स हैं। अब उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स तो बहुत ज़्यादा होगी, रिटर्न भी हो सकता है बहुत अच्छे। लेकिन क्या होगा, जब भी कोई वोलेटिलिटी वाला टाइम आएगा उसमें आपकी बार बार ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, और उस वोलेटाइल टाइम में फिर आपकी सेट फाइल बड़े ड्रॉडाउन उसमें आएंगे और आप उसमें रिकवरी हो, मतलब ये कि रिकवरी हो जाएगी। लेकिन ये कि अगर आपको बार बार बड़े ड्रॉडाउन फेस करने पड़े तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये कहता हूँ आपको सेट फाइल आपकी आप उस तरह से जनरेट करें कि आप स्टेबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, मेरा फोकस तो यही है। और मैंने अभी जो अपना सिस्टम बना लिया है, अभी मैं कह 6-7 सेट फाइल्स मेरे ख्याल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद 8 हैं। तो उनमें से कोई भी सेट फाइल ऐसी नहीं है जिसमें बहुत वोलेटाइल रिजल्ट्स हो, बड़े स्टेबल रिजल्ट्स हैं। अब इतनी बार हुई है, सब कुछ हुआ है, पिछले 1.5 महीने में मेरी कोई यानी सेट फाइल ऐसी नहीं है जो किसी बड़े ड्रा डाउन में गई हो। मैक्सिमम को गई भी हुई 10-15% या 20-30% तक गई होगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ख्याल में एक बार 20% तक गई थी शायद। उसके अलावा कोई सेट फाइल नहीं है जो बड़े ड्रा डाउन होगी। रीज़न, मेरा सिंपली फोकस है स्टेबिलिटी पे। मेरा ये फोकस नहीं है कि मैंने बहुत बड़े रिटर्न जनरेट करने हैं या बहुत ज़्यादा जो है ना वो नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे बहुत ज़्यादा हो। मेरा ये है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बेशक कम हो, रिटर्न बेशक कम हो, सब कुछ हो जाए, लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप एवरेज अगर आप 5% 6% निकाल रहे हैं या 10% अपनी टोटल इक्विटी का निकाल रहे हैं तो बहुत रिटर्न है। अगर आप स्टेबिलिटी के साथ निकाल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है तो आप 15% निकाल रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अकाउंट फ्लो होगा, आप बैक टू जीरो हो जाएंगे। ठीक है, या आप अगर लॉन्ग रन में देख रहे होंगे तो प्रॉफिट आपको तकरीबन सेम जनरेट होगा। यानी अकाउंट फ्लो जब होंगे उसमें से आप जब 2 साल बाद 3 साल बाद अपनी मंथली एवरेज निकालेंगे तो इन बिटवीन 5 to 10% ही होगी। लेकिन उसमें अकाउंट आपके बार बार फ्लो होंगे, आपको बार बार मेंटली टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा। इसमें ये है कि मेंटली टॉर्चर नहीं है, रिटर्न सेम है। तो ये अब आपकी चॉइस है, आप किस तरह से करना चाहते हैं। मैं मेरा मकसद था बताने का कि ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। आपने इनको इस तरह से सेटल करना है, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, रिटर्न्स बेशक कंपैरेटिवली कम हो जाएं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स को भी टारगेट करेंगे जब अकाउंट्स लो होंगे, क्योंकि जब हायर रिटर्न्स पे जाते हैं तो उसमें अकाउंट लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब के लॉन्ग रन में अकाउंट्स लो होंगे, कुछ अकाउंट्स प्रॉफिट में होंगे, नेट ऑफ प्रॉफिट में होंगे, लेकिन जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो एट द एंड परसेंटेज सेम निकल रही होगी। मेरी वाली परसेंटेज में और एक हायर वोलेटिलिटी वाली सेट फाइल की परसेंटेज में एट द एंड कोई फर्क नहीं निकलेगा। क्योंकि मैंने बताया सिंपली चीज़ें, खैर पहले भी 1-2 मतलब मैं वीडियो में ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ। हर सिस्टम की लिमिटेशन है, हर बिजनेस की लिमिटेशन है, इस बिजनेस की भी लिमिटेशन है। वो क्या है?
बहुत अच्छे जो हेज फंड्स हैं, बहुत अच्छे जो आपके यानी मेडालियन का ही आप एग्जांपल है, मेडालियन फंड है, उसका बेंचमार्क है ईयरली 66% वो निकाल रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, अराउंड 66% उसकी एवरेज निकली है। कभी ज़्यादा भी है, कभी कम भी है। आप 66% को देखो तो ये मंथली आपका वही बनता है, 5-6% बन जाता है। स्टिल वो प्रॉफिट में है मेनली, 5-6% वो बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके 5-6% बना रहे हैं। तो आपको ये समझनी चाहिए बात कि अगर एक इतना बड़ा फंड जो कि बहुत सक्सेसफुल फंड समझा जाता है, वो अगर मंथली 5-6% बना रहा है, तो आप बड़े रिटर्न को टारगेट करके क्या कर लेंगे? एट द एंड आपके रिजल्ट सेम निकलेंगे, 5 से 10% के दरमियान निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। ठीक है, वो भी मैं पहली चीज़ भी मेंशन कर सकूँ, क्योंकि हम हमारी जो रिस्क प्रोफाइल है वो कंपेरेटिवली हायर होती है, तब हमारा रिटर्न ज़्यादा निकल आता है। वैसे अगर हम वो वाला रिस्क लेने लग पड़े जो हेज फंड्स निकाल रिस्क ले रहे होते हैं, जितना उनकी रिस्क मैनेजमेंट उस लेवल की अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करने लग पड़े जो हेज फंड्स कर रहे होते हैं, तो हमारे रिटर्न कंपेरेटिवली और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हेज फंड्स के पास एक्स्ट्रा डेटा होता है, वो हमसे बहुत अगले लेवल पर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उस वजह से वो उतने रिटर्न जनरेट कर रहे होते हैं। अगर हम वो वाली रिस्क मैनेजमेंट इस्तेमाल करने लग पड़े तो हमारे रिटर्न मजीद कम हो जाएंगे। बट स्टिल अगर हम ये 5-6% रिटर्न निकाल लें लॉन्गर रन में, तो ये कंपाउंड होकर कहाँ पहुंच सकता है आपकी सोच है। ठीक है, तो 5-6% बहुत बड़ा रिटर्न होता है। लोग समझते हैं कि अगर हम 15-20% निकालेंगे तो फिर ही बात बनेगी। उसमें भी अगेन हो क्या, लॉन्गर रन में अकाउंट ज़्यादा बनाऊंगी, एवरेज फिर भी आपका जब आप निकालेंगे ना, होंगे आप नेट प्रॉफिट में। यानी अगर 3 अकाउंट छोड़े हैं तो 4 या 6 हो सकता है आपके डबल हो जाए अकाउंट 2 साल में, तो नेट आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन ये होगा कि जो एवरेज निकलेगी वो सेम निकलेगी। तो वो बजाय इसके कि बार बार अकाउंट्स लो हों और आपको उस टॉर्चर से गुजरना पड़े, आप कोशिश करें स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और उनको टारगेट करें, स्टेबिलिटी को टारगेट करें। ठीक है जी, ये सारी वीडियो थी। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ये डेज वैलेट का कई लोग पूछते हैं, डेज वैलेट से भी फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन जो फर्क डालते हैं वो ये चारों पैरामीटर जो मैंने आपको बता दी, और उनमें भी आपको मैंने बताया कि किस तरह से आपने इनको मैनेज करना है ताकि आप स्टेबल रिजल्ट जनरेट कर सकें। अब अगर आप हायर विन रेट जनरेट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे H3 H4 रख दें, यहाँ पे आप H6 या H8 रख दें, आपका विन रेट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो बहुत लंबे टाइम के लिए आपके अगेंस्ट ही जाती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक जीबीपी की सेट फाइल है, ठीक है। उसका ये है कि वो मैं इसमें 2% का यानी उसकी जो टारगेट परसेंट है वो 2% है। अब रिसेंटली इसमें ड्रॉ डाउन आए हैं थोड़े से, ठीक है। ड्रॉ डाउन मेरे ख्याल में मेरे अकाउंट का 5% ड्रॉ डाउन होगा। अब नॉर्मली ये जो ड्रॉ डाउन है 5% का, ये एक ट्रेड या 1.5 ट्रेड के बाद आपका 5% तकरीबन आपका इक्विटी ड्रॉ डाउन चला जाता है। यानी एक ट्रेड अगर आपकी लॉस में गई है, सेकंड रिकवरी चली है और वो भी अगर लॉस में जाती है, तो 2 ट्रेड्स के बाद तो आपका लाजमी 5% का ड्रॉ डाउन हिट हो जाता है। एक ये मैं 1% रेशो की बात करूँ, 1% जो आपका टारगेट परसेंट उसकी बात करूँ, मैं 2% टारगेट परसेंट था। 2 ट्रेड्स के बाद मेरा जो ड्रॉ डाउन था वो 4%, यानी 2 ट्रेड्स मेरी रिस्क लॉस में गई हैं 2% टारगेट परसेंट के साथ, और मेरा जो ड्रॉ डाउन था वो हार्डली जो है वो मेरे ख्याल में 4 या 5% तक पहुंचा। अब अगर इसमें ये मजीद 2-3 ट्रेड भी लॉस में चली जाती हैं, स्टिल मेरा अकाउंट सर्वाइव कर देना था। क्यों? स्टेबिलिटी भी मेरा फोकस है, और मैंने इस तरह की सेट फाइल जनरेट कर ली है जो रिटर्न एक एवरेज देती है लेकिन बड़े ड्रॉ डाउन नहीं है। मुझे टेंशन नहीं है कि ये मतलब जब भी कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट आएगा तो कोई वोलेटिलिटी आएगी मार्केट में, तो मेरे अकाउंट जो ड्रॉ डाउन हो जाएंगे। तो ये मेन चीज़ है, आप इनको देखें। इनमें आप थोड़ा बहुत आप खुद से बेशक मैनुअली यहाँ पे रख के ना 3 आवर ऊपर रखें, जो भी टाइम फ्रेम आपने रखना है वो रखें, यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम रखें, फिर छोटा टाइम फ्रेम, आपको खुद ब खुद समझ आएगी कि किस तरह से विन रेट चेंज हो रहा है। प्लस ये है कि ये जो जोन साइज छोटे बड़े करके देखें, आपको इनका इम्पैक्ट नजर आएगा कि विन रेट किस तरह से, मेनली इनका इम्पैक्ट सिर्फ विन रेट पे है। और प्लस ये है कि इनका इम्पैक्ट ये है कि मार्केट आपके कितनी अगेंस्ट जाकर कर देती है। अगर यहाँ पे जोन साइज बड़ा है, लॉट साइज छोटी होगी, यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम इस तरह का रखा हुआ है कि थोड़ी बहुत ही यानी 3 घंटे के लिए, जिससे यहाँ पे 3 आवर्स है, तो मार्केट यहाँ पे जोन बनता है, एक तो जोन बड़ा बन रहा है कंपैरेटिवली, छोटा जोन साइज नहीं है। अब ये सिंपल चीज़ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की शर्ट फाइल क्यों इतनी स्टेबल है? मिनिमम जोन साइज 110 का है, उसमें भी अगर आप अगेंस्ट मार्केट जाती है तो 3 घंटे के बाद आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है। अब इससे फ़ायदा क्या है? मोस्टली ट्रेड्स तो क्योंकि ये 3 आवर की है तो घंटे 1.5 घंटे के बाद ही क्योंकि वो ऑलरेडी एक कैंडल चल रही होती है 3 आवर्स की ऑलरेडी, तो हो सकता है कि ट्रेड घंटे बाद ही 2 घंटे बाद ही क्लोज हो जाती है। एक तो ये जोन साइज बड़ा है, यानी मैक्सिमम क्या होगा अगर आपके पास अगेंस्ट मार्केट जाती है ना, आपकी जो टारगेट परसेंट है वो 1 है, यानी $10 का आपका रिस्क है, तो वो हो सकता है $20 में क्लोज हो जाए।
ये नहीं होगा कि आपकी 1% की टारगेट परसेंट है, आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है तो पहली ट्रेड में $50 का नुकसान होगा, सेकंड ट्रेड में $60 की रिकवरी है, 2 गुना 3 गुना मार्केट फिर आपके अगेंस्ट जाती है तो आपके 2 ट्रेड्स में 1% के साथ 200-250 डॉलर का लॉस होगा। वो वाली चीज़ नहीं होगी। ये उसी सिनारी में होगा, आपका टारगेट परसेंट बहुत बड़ा है तो फिर हो सकता है 2-3 ट्रेड्स में आपका 200-250 का लॉस हो जाए। तो स्टेबिलिटी मेन चीज़ ये है कि विन रेट भी कोशिश करनी है बहुत डैमेज ना हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। आपको चार्ट भी नजर आ रहा हो कि हर 2 साल में एक आध बार को बड़ा ड्राउडाउन आ रहा है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। हर साल में 2 ड्राउडाउन आ रहे हैं बड़े बड़े, तो वो नहीं चीज़ सही। बेशक उसमें रिटर्न अच्छे हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन ये चीज़ स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर वो फारे सेट। ठीक है जी, दैट्स इट। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।